नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कट टू कट में आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो अब एसआईआर पर चुनावी हार का ठीकरा फोड़ रही है। देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक जरूरी बैठक आज की है और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक विशाल रैली होगी। इस रैली में कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेगी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम सबका अनुभव यह है कि एसआईआर में टारगेट करके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसा बिहार में किया, वही नीति बाकी राज्यों में अपनाई जाएगी। एसआईआर को लेकर बिहार चुनाव के पहले से सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि हमने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, देश को बताया था कि एसआईआर में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 आदेश भी आए थे जो कि चुनाव आयोग की बदनीयत को दिखाते थे और उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा था। और कांग्रेस पार्टी ने देश भर में एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जिसमें 5 करोड़ साइन इकट्ठा हुए। यह पार्टी स्तर से चलाया जाने वाला अभियान था। अगर वोटर का अधिकार छीना जाएगा तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम सब आवाज उठाएंगे, यही हमारा कर्तव्य है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से एसआईआर का विरोध हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कहा गया, ये पहले आपको सुनवाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। 12 राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जाए। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। जनता ने एक बार नहीं 95 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को हराने का काम किया है। जनता का विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं है, इसलिए बार बार वो चुनाव हारते हैं। और हारने से पहले और बाद में है। हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट पर, कभी एसआईआर पर फोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि जनता ने कांग्रेस और सहयोगी दलों को नकारा है क्योंकि ये लोग घुसपैठियों को शरण देने का काम करते हैं। ये और इनके सहयोगी दल उनके फर्जी आधार कार्ड से लेकर वोटर आई कार्ड बनाने में मदद करते हैं। Today we had a detailed meeting along with our 12 PCC presidents, CLP leaders, general secretaries and senior leaders about the XIR exercise. Generally, the feeling of the Pradesh Congress Committee is that Election Commission is purposefully trying to delete some section of the society's votes. The design of the SIR itself is to
कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति भाईचारे की है और एक दूसरे को गले लगाना पहचान है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति बांटने की राजनीति बन गई है। इसके अलावा उन्होंने यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलोकतांत्रिक बताया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित रहे, लेकिन SIR की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रहा कि किसी का वोट प्रभावित न हो। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की अनूपगढ़ विधानसभा में BLO लगातार बढ़ते दबाव और अधिकारियों की धमकियों और कार्यभार की अव्यवस्था के चलते मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। इस दौरान एक BLO मुकेश जांगड़ ने आत्महत्या तक कर ली। अध्यापकों का आरोप है कि SIR कार्य में बना दबाव, अधिकारियों की प्रताड़ना और निलंबन चार्जशीट की धमकियों ने मुकेश को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। अखिलेश यादव के इस बयान पर जनता की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ लोग उनके विचारों से सहमत हैं और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी मान रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम और राजनीतिक बयानबाजी अब अगले चरण की राजनीतिक चालों को तय करेंगे। देश की राजनीति में हर बयान पर नजरें बनी हुई है। अध्यापकों का आरोप, SIR कार्य में बना दबाव। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। भारतीय जनता पार्टी से चर्चा के लिए ममता त्यागी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुफरान अंसारी हैं। समाजवादी पार्टी से अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूर्व चुनाव आयुक्त मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं। मोहम्मद अमीन साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, आवाज मिल रही है आपको? जी। सवाल अब SIR को लेकर है और दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि रामलीला मैदान में हम एक बहुत बड़ी रैली करेंगे। चुनाव आयोग की पोल खोलकर रख देंगे कि कैसे SIR में टारगेट करके लोगों के नाम काटे गए हैं। ये नाम जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ नाम काटने की प्रक्रिया है। इससे पहले भी हमने चुनाव आयोग की पोल खोली है और अब रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष को इकट्ठा करके एक बार फिर से चुनाव आयोग की पोल खोलेंगे, SIR की सारी गड़बड़ियों को उजागर कर देंगे। देखिए, बिहार की जो SIR प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई, उसके बाद वहां पर चुनाव भी हो गए। लेकिन आप देखेंगे कि 65 लाख वोट काटने के बाद इन्हीं के शकील साहब हैं, जिन्होंने कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, स्टेट मिनिस्टर होम भी रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दी और इस साथ में कहा है कि शायद कांग्रेस को ये पता नहीं है कि वहां पर 65 की जगह 15 लोग भी नहीं आए। 65 लाख वोट काटने की बात की थी, वहां 15 लोग भी नहीं आए बताने के लिए कि हमारे वोट काटे गए हैं। और ये तो देखिए, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, उसकी एक प्रक्रिया है, उसको प्रक्रिया को मना कर देंगे अपोजिशन पार्टी कि नहीं होना है, तो बताएं इस बात को। ये तो एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम है सुचारू रूप से इलेक्शन कराना देश के अंदर, और संविधान के अंतर्गत और समय समय पे अपनी जो लिस्टें हैं उनको ठीक करना, जिसके तहत सही तरीके से अपने वोटर फ्रेंचाइज का इस्तेमाल कर सके। अब ये बता दें इस बात को अपोजिशन कि ये बताएं कि क्या जिनकी डेथ हो गई है उनको उसमें इंक्लूड रखना चाहिए, जो लोग परमानेंटली छोड़ के चले गए स्थान को वहीं पर उनको इंक्लूड रहना चाहिए, या नए वोटरों को नहीं जोड़ना चाहिए। क्या ऐसी प्रक्रिया हो रही है? बिहार का ही मान लें तो मैं आपको बताऊंगा प्रशांत जी कि 4 लाख हमारे जो वॉलंटियर्स थे, पेड वॉलंटियर्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगाए गए थे, क्योंकि समय कम था, नंबर 1। नंबर 2, आप इस बात को भी अप्रिशिएट करेंगे, आपकी जनता अप्रिशिएट करेगी, सारे वोटर अप्रिशिएट करेंगे कि आप जिस तरीके से हम वोटिंग वाले दिन उनके एजेंट को बुलाते हैं, काउंटिंग के दिन हम उनके एजेंट्स को बुलाते हैं, जो 51 से लेके 52 से लेके आज तक चल रहे हैं चुनाव। और अब ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई कि BLOs के साथ में BLAs, हर पार्टी का एक कैंडिडेट साथ में रहता है, वो देखता है कि हमारा BLO क्या कर रहा है, संविधान के अंदर काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर प्रशांत जी कोई हमारा BLO गलत काम कर रहा होता है तो उसको ऑब्जेक्ट करने के लिए उनके पास AERO है, AERO उससे ऊंचा अधिकारी है। उसके अलावा उसके बाद आप देखिए CEO है हमारे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अगर ये चीजें हैं तो कंप्लेंट की जा सकती है। इतना चुनाव हो गया, SIR प्रक्रिया हो गई और ये लोग कोई भी वहां पे लेके नहीं आए, ना कोई आया कहने कि हमारा वोट कट गया। देखिए, जहां तक सवाल है, मेरे पास भी फॉर्म है, कहिए मैं आपको भेज दूं, उस फॉर्म को पढ़िए। फॉर्म बिल्कुल सिंपल है, उसमें उसका नाम पूछा गया है, उसके बाप का नाम पूछा गया है, बाप का वोटर ID कार्ड रेफरेंस पूछा गया है, और जैसे लड़कियां हैं शादी होके आई हैं उनके माँ बाप का पूछा गया है कि वो कहाँ से आई, उनके वोटर ID कार्ड नंबर क्या है। इसमें क्या बुरी बात कही गई है? और उसका जो नया वोटर ID कार्ड बनेगा डिजिटली बनेगा, उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा होगा। याद होगा आपको कि स्टार्टिंग में जब बने थे
शेषन जी के टाइम में तो फोटो क्लियर नहीं होते थे, चेहरा नहीं पहचान सकते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के ऑब्जेक्शंस आए, देखा गया परेशानियां भी थी, तो चेहरे को क्लियर करने के लिए कलर्ड फोटो और आई कार्ड बनाए गए। कलर्ड आई कार्ड फ्री नहीं बनते, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है कि बिना चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देती है, जिसको कि वोटर अप्रिशिएट करते हैं, जनता अप्रिशिएट करती है, और वो हर जगह लागू भी होता है वोटर आईडी कार्ड। अब उस वोटर आईडी कार्ड को डिजिटली स्ट्रॉन्ग किया गया। फेसेस, जो फेसेस पुराने हो गए थे, यानी जिसका 18 साल में बना वोटर और आज वो 30 साल का है, 35 साल का, तो चेहरे में थोड़ा परिवर्तन आता है। तो क्यों ना उनको ठीक किया जाए। ये ठीक करने की प्रक्रिया क्या गलत है? मैं ये जानना चाहता हूं इन लोगों से जो लोग इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से आपने पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आप खुद चुनाव आयोग में रहे हैं, इसीलिए बहुत जरूरी था। बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। गुफरान अंसारी साहब, उन्होंने पूरी प्रक्रिया समझाई, शिकायत करनी है, शिकायत कहां की जा सकती है, एक एक चीज को बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। गुफरान अंसारी, आवाज मिल रही है आपको? मैं भी सुन रहा था। जी जी, मैं भी सुन रहा था। जी। मैं इस तरह की तकरीरें पहले भी सुन चुका हूं, जो कि सीधे तौर पर इस लोकतंत्र में लोगों के सवाल के जवाब देने की बजाय लोगों पर इस तरह के कटाक्ष और इस तरह के कमेंट किए जाते हैं कि क्योंकि आप हार गए हैं तो आपको सवाल करने का अब कोई राइट्स नहीं है, अब आपको राइट्स नहीं बनता है। पहली बात कि ये लोग ये तक कह जाते हैं कि या तो आप चुनाव को बाइकआउट कर दीजिए, तो लोकतंत्र में चुनाव को बाइकआउट करना भी लोकतंत्र का मखौल उड़ाना है। दूसरी बात ये कहते हैं कि संवैधानिक तरीका है, संवैधानिक तरीका कोर्ट में चले जाइए, तो कोर्ट में जाने से पहले जनता की अदालत भी होती है, और चोरी तो हुई है क्योंकि चुनाव आयोग उसका जवाब तो दे नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में 5 बजे के बाद 60 लाख से ज्यादा लोग वोट डालते हैं, और ये साबित किया गया। उसके बाद उसके वीडियो फुटेज मांगे कि आप चलिए, आप ये नहीं कहिए कि ये फर्जी मतदाता थे, लेकिन वीडियो फुटेज दे दीजिए। तो वीडियो फुटेज पहले तो मना करते हैं कि हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, बहनों के बेटियों के वीडियो है। उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय मांगता है तो कहते हैं कि डिलीट हो गए। तो ये इस तरह से चुनाव आयोग भाग नहीं सकता, आपको बताना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी जी ने तथ्यात्मक बातें पहले भी की, महाराष्ट्र चुनाव के समय भी, हरियाणा चुनाव में भी बात कही, तो जो बात हुई है 500 वोटर एक घर में, एक घर के नाम, एक पते पर 500 वोटर अंकित है, तो ये क्या हो रहा है? 280 वोटर अंकित है। एक ब्राजील की महिला के नाम पर 22 वोटर कार्ड बने हुए हैं, और 2 बूथों पर अलग अलग जगह पर वोट डलते हैं। तो ये सब कुछ सवाल जेन्युइन है, और ये हो रहा है। बिहार में जो हुआ 65 लाख मतदाता, आप शकील अहमद जी की बात करें, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, क्योंकि आपको मौका मिल जाता है अगर कांग्रेस का नेता कुछ कहता है तो। लेकिन बात यह है कि सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे। अखिलेश यादव जी का आपने उदाहरण दिया, आज तो प्रशांत किशोर जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, और अपील की है कि देश की जो बड़ी पार्टियां हैं वो पहले तो जनता के बीच में इस मुद्दे को प्रखरता से उठाए, और दूसरी बात सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत पड़े तो जाए, क्योंकि 1 घंटे में, अगले आखिरी 1 घंटे में 20% से ज्यादा मतदान होता है बिहार में। ये तो चौंकाने वाली बात है। तो आप जवाब क्यों? अगर सारा न्याय, चुनाव प्रक्रिया सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ है, संवैधानिक तरीके से हुआ है, तो जवाबों से भाग थोड़ी सकते हो। ठीक है, आपको मैंने आपका एक सवाल मैंने आपका नोट कर लिया है। मैं अशोक जी के पास जाऊं उससे पहले मोहम्मद अमीन साहब को एक बार फिर से मैं मौका देना चाहूंगा, क्योंकि वो चुनाव आयोग में रहे हैं, वो समझते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज अचानक से बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2 बात उन्होंने कही कि वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाइए लोगों की वोटिंग का, तो वीडियो फुटेज नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट मांगता है तो बोलता है डिलीट हो गया है। और एक ही पते पर 250, 500 या एक से ज्यादा या बहुत सारे मतदाता एक ही पते पर रजिस्टर होना, ब्लर फोटो होना, और फिर उसी ब्लर फोटो का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों का वोट डालना। ये 3-4 बातें हैं, पहले इनका जवाब मिल जाए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। विशाल जी, जहां तक सवाल है इनका कहने का कि 5 बजे के बाद इनके वहां पर वोटर के जो वोट डालने वाले हैं उनके सामने हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहां मौजूद था, और रात और शाम को जब पोलिंग खत्म होती है तो फॉर्म 17C किसको दिया जाता है? इनके सारे एजेंट्स को दिया जाता है, हर पार्टी का, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जो भी लड़ रहा है कैंडिडेट, उसके रिप्रेजेंटेटिव को साइन करके उसके हस्ताक्षर दे के सभी के साइन होते हैं, तो फिर लास्ट से प्रिसाइडिंग अफसर साइन करता है। ये सर्टिफाई करता है कि जो यहाँ पर प्रक्रिया हुई है वोट डालने की सही तरीके से हुई है। जहां तक कहा इन्होंने 5 बजे के बाद, तो इनको पता होना चाहिए या तो सुबह मतदान होता है, दोपहर में मतदान ढीला हो जाता है, या फिर लोग शाम को आते हैं।
शाम को 5 बजे तक जो भी इनक्लोजर में आ जाता है, चाहे रात के 12 बज जाएं, उसके वोट पड़ेंगे। ठीक है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो रिपीट करेंगे। वीडियो डिलीट कर दिया, मतदान का वीडियो नहीं देते। जहां तक इन्होंने कहा है, मैं ये बताता हूं कि जहां तक अभी मैंने फिर कहा कि SIR बिहार में हुआ, बिहार में के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया 65 लाख की बात। और उसके बाद आप ये देखिए कि वहां पे बात कर रहे हैं तो 45 दिन इनको मिलते हैं, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है 45 डेज मिलते हैं। उस डेट में ये लोग अगर मांगेंगे कोई चीज तो इनको दी जाएगी, या कोर्ट में जाएंगे पिटीशन करेंगे। ये जा सकते हैं, पिटीशन इनका खुला है, कोर्ट में जाएं और कहें हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है। एक पते पर बहुत सारे वोटर। हाँ, दूसरी बात आपने कहा एक पते पे बहुत वोटर होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं या कहीं आसपास के हैं तो नोएडा के हैं तो पता होगा आपको कि बहुत बड़ी बड़ी चालें होती है। बम्बई में भी चाल होती है और यहाँ भी बड़े बड़े गुजर फैमिली के झुग्गियां हैं बहुत सारे। बात कर रहे हैं अमित साहब, नंबर एक पते पर जिसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है वो कहता है मेरा नाम कैसे दर्ज है, 80 वोटर कैसे दर्ज है। वो ये कह रहे हैं कि ये चौल या झुग्गियों की बात नहीं हो रही है। मोहम्मद अमीन साहब वो ये कह रहे हैं कि चौल या झुग्गियों की बात नहीं है। उनके पास ऐसे उदाहरण है कि बीजेपी के पार्टी के नेता या कार्यकर्ता या सांसद या विधायक, उनके आवास पर बहुत सारे वोटर रजिस्टर है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा के लिए ऑब्जेक्शन उठाया गया था, लेकिन ये शायद ये लोग जानते हैं, इनके MP भी रहते हैं अपोजिशन के भी और रूलिंग पार्टी के भी। ये आके देखें दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली बैठा हूँ, दिल्ली में आके देखें कि सामने तो एक MP का मकान होता है, पीछे सर्वेंट क्वार्टर कितने होते हैं, सबका नंबर एक ही होगा। फिर एक चीज और बता दूं, जहां तक सवाल है, देश के अंदर संविधान के अंतर्गत एक रक्षा वाला है, रक्षा चलाता है सारा दिन और आके बाटा की दुकान के सामने सो जाता है सब्जी मंडी में, तो वो लिखा जाएगा राकेश कुमार रक्षा चालक, अपोजिट बाटा शॉप सब्जी मंडी। उसका हमें राइट है वोटर ID कार्ड बनाने का, उसको राइट है संविधान में उसको वोट देने का, तो हम उसको वोटर ID कार्ड देंगे। क्या झुग्गी में रहता है या फ्लाईओवर के नीचे रहता है, हम बनाएंगे। लेकिन बिला वजह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इनके जब BLA मौजूद थे वो कहाँ के सो रहे थे क्या, देखते अगर कोई ऑब्जेक्शन था पार्टियों के एजेंट मौजूद रहते हैं, फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, बाकी सारे सवालों के जवाब। अशोक जी सहमत हैं आप मोहम्मद अमीन साहब की बातों से? देखिए, अमीन साहब ने विस्तार से बातें रखी हैं, इसमें मैं अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं सर कि चुनाव आयोग से कमियां नहीं होती हैं, गलतियां नहीं होती हैं। ये SIR में जब हेलो जी अशोक जी रखिए अपनी बात। हाँ, चुनाव आयोग से गलतियां नहीं होती हैं, ये बात कहना सरासर बेमानी है। SIR में गड़बड़ियां नहीं होती हैं, ये बात कहना सरासर बेमानी है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया बिल्कुल एकदम से 100% सही है, ये बात कहना भी बेमानी है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं जब आधार कार्ड को जोड़ा है 12 नंबर पर, तब आया है 65 लाख लोगों की बात उन्होंने उजागर करने की बात कही है, तब उजागर की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम कमियां होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने गतार भी लगाई है चुनाव आयोग को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी भी हो, राजनीतिक दलों को उसका सामना करना ही होगा। राजनीतिक दलों को हमारी समाजवादी पार्टी ने आज PDA का प्रहरी नियुक्त किया है हर बूथ के ऊपर। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम अगर गड़बड़ियां करने का प्रयास करेगा चुनाव आयोग तो उसको भरपूर जवाब देंगे, उसको करने नहीं देंगे। ईमानदारी से कार्य करने के लिए हम आगे आएंगे और ईमानदारी से कार्य करना होगा। हम उसकी चुनौती स्वीकार करते हैं, इस चुनौती को। लेकिन चुनाव जो लड़ेंगे हम उत्तर प्रदेश में, वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो त्राही कर रहा है किसान आज, जिस तरह से जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, इस तरफ चुनाव लड़ेंगे। हम मूल मुद्दों से कभी अलग नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं लड़ाई लड़ेंगे जो गड़बड़ियां हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप माइक इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे अपना थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। ममता जी। नमस्कार विशाल जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने जो अपना एनालिसिस किया है उसके बावजूद भी इनमें कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है और ये अभी भी नकारात्मक राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बिहार में हार के बाद तो एनालाइज करें, आखिर ये दिल्ली में 6 बार 0 पर क्यों समट गए, ये फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज ही नहीं करते। इनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि मेले में भटके होते तो घर पहुंच जाते, मेले में भटके होते तो घर पहुंच जाते। ये अपने घर से भटके हैं,
कैसे ठोर ठिकाने आएंगे? तो इन्हें अपना ना गोल पता, लक्ष्य पता, रास्ता पता, और ये बात करते हैं पहले ईवीएम इनके हिसाब से दोषी हो जाती है, फिर वोटर लिस्ट चोरी हो जाती है, फिर इनकी वीडियो फुटेज के लिए, और अभी तो बिहार चुनाव है। जनता ने जो आदेश दिया होता है वो सर माथे रखना होता है। अभी ये बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की, जो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग कौन होती है? जनता। जनता ने जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को, वो नतीजा ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से उसी मोडस ऑपरेंडी में लगातार घूम रहे हैं। लेकिन ये शायद ये भूल जाते हैं कि अभी इनके पास सारे बीएलए हैं जिन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग की हो, वोटर लिस्ट में जो चीजें ये कहना चाहते हैं कहिए, जो रिकॉर्डिंग है इनकी प्रेजेंट करिए। और जैसे आम आदमी अपनी किसी भी चोरी का या किसी भी चीज की लड़ाई संवैधानिक तरीके से संवैधानिक संस्था में, कोर्ट में जाकर लड़ता है, आप उसका करिए। लेकिन इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना। जैसे राहुल गांधी जी हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में हर 2 बार पत्रकार ने उनसे पूछा कि जब आपके पास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में एक एक चीज आपके सामने क्लियर है और आपके पास इतने पुख्ता सबूत है, तो आप न्याय तो प्रणाली का सहारा क्यों नहीं लेते? तो वो क्या कहते हैं, हम जनता पर छोड़ देते हैं और जनता बता देती है कि आपका हाइड्रोजन बम फुस बम हो गया, आपका एटम बम फुस बम हो गया। और इस बहाने इन्होंने क्या बुरा हाल कर दिया कि लोग अब हाइड्रोजन और एटम बम से भी डरने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी भी नाम को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। आपसे जो सवाल है, कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट है, मैं वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, बिहार चुनाव में चोरी का फॉर्मूला, बीजेपी का फॉर्मूला, नंबर 1, एसआईआर से 69 लाख वोट काटे और 21 लाख वोट ही जोड़े, आचार संहिता में भी 10-10 हजार रुपए बांटे, बीजेपी कार्यकर्ताओं से 2-2 बार वोटिंग करवाई और दूसरे राज्यों से ट्रेन में भरकर लोगों को मतदान करने भेजा। ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से किया गया ट्वीट है। ये 4 उन्होंने कारण समझाए। विशाल जी, आपका इस जवाब देने से पहले मैं बहुत ही साधारण सा प्रश्न और साधारण सी जानकारी आप सबके सामने दोबारा शेयर कर देती हूँ। बिहार से जस्ट पहले इलेक्शन किस राज्य में हुए? दिल्ली में हुए ना। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का लगातार रिकॉर्ड क्या है? 6 बार 0। तो ये अपनी हार को इंटरनली पता करने की कि हमारी क्या गलती है, हमारे जमीनी स्तर पर कार्यकार नहीं बचे, हमारा जनाधार नहीं बचा, हम जनता के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता हमारे से कनेक्टेड नहीं है, इस बात को भूल जाते हैं ना। कहते हैं कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे, तो ये आईना ही अभी भी साफ करने लग रहे हैं, अभी भी अपनी मोडस ऑपरेंडी बदल नहीं रहे और चीजों को एनालाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये सारे जो आरोप हैं। डॉक्टर आलोक पांडे ईवीएम को दोषी ठहराते थे, ईवीएम इनके हिसाब से पाक साफ हो गई। ठीक है डॉक्टर आलोक पांडे जी। बिहार चुनाव से पहले तो चलिए समझ में आया, एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल था, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ बदलाव हुए, आधार कार्ड को जोड़ा गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स और दिए गए, ये कहा गया कि जिन लोगों के नाम काटे हैं वेबसाइट पर उनके नाम डाल दीजिए, नाम काटने का कारण क्या है वो कारण भी आगे बता दीजिए। ये सारी बातें चुनाव आयोग ने मान ली। अब एसआईआर को लेकर के दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान जाएंगे और चुनाव आयोग की हम पोल खोलेंगे, तो क्या होगा इससे? अब वही होगा जो बिहार में हुआ था एसआईआर का। एसआईआर के बाद जनादेश आ गया। अब जैसे मैं बात हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, लोकतंत्र में हर बार न्यायालय जाना एक रास्ता नहीं होता, किसी भी मैटर पर तो जनता के पास जाते हैं। अब जनता के पास अब एसआईआर मुद्दे को अपने बिहार में बना के राहुल गांधी जी ने यात्रा की, और मैं उस यात्रा को अप्रिशिएट करता हूँ। उस यात्रा में तेजस्वी यादव को पीछे बैठाला कांग्रेस ने कम से कम, और वो उन्होंने लीड किया। लगा कि कांग्रेस थोड़ी जोर लगा रही है, एसआईआर के मुद्दे को लेके जनता के पास जा रही है, लेकिन एसआईआर के मुद्दे के पास जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां 202 सीटें जीत लेती है, 65 लाख वोट करते हैं और 0 कंप्लेन होती है। एक कंप्लेन भी तो आए। तो कोई मुद्दा जब ऐसा किसी के घर में चोरी होगी, आप कह रहे हैं बार बार, और चोरी वो घर आदमी चेक कर लेता, सारा सामान घर में मिलता है, और आप कह रहे नहीं जाओ, आप तो जाएंगे दिल्ली की राजधानी में बैठेंगे और कहेंगे घरों में चोरी हो रही। भाई कोई भी चीज तार्किक तो होनी चाहिए, लॉजिकल तो होनी चाहिए ना। या तो लोकतंत्र में सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो जनता के पास जाकर आप बताइए और जनता आपको जनादेश दे। तत्कालिक जनादेश बिहार का आया है, उसमें ये बात, और एसआईआर एक मुद्दा था, कांग्रेस ने भी, आरजेडी ने, महागठबंधन ने, सबने मिलकर एसआईआर को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा बनाया, लेकिन वो मुद्दा नहीं चला। अब दूसरा बच्चा, फिर आपके पास क्या रास्ता है कि आप अदालत में जाए और अपने प्रमाण, 2 ही तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप तीसरा तरीका रखते हैं तो यूपी बिहार में जो कहा जाता है कि आप थ्रोलॉजी कर रहे हैं,
बिल्कुल ऐसी बात है जिसका जनता सहमत नहीं है। आप ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, आपकी भी भूमिका है। अगर कोई कमी है जैसे एसआईआर में हो रहा है, इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं भाई एक घर में इतने वोटर मिले, फर्जी वोट प्रदान पड़ रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तरस गई जीतने के लिए और उसने कांग्रेस को शून्य करा दिया और अरविंद केजरीवाल को 2/3 बहुमत से ज्यादा 75 में से 65 चीजें दिला दी। भारतीय जनता पार्टी के पसीने निकला है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाने के लिए। अगर वाकई उनके पास ऐसा कोई मैनेजमेंट होता तो पसीना इतना निकलता क्या? तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं ऐसे जनता की बात कर रहा हूं कि मेरा वोट चोरी हो रहा है और मुझे मेरा वोट अगर लिस्ट में है तो मैं कैसे मानूंगा कि मेरा वोट चोरी हो रहा है? तो जो जनादेश मिला है उससे भी अगर आप सबक नहीं ले रहे, 50 करोड़ लोगों तक ये फॉर्म अब एसआईआर के पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है। और मोहम्मद अमीन साहब, जिस तरीके से 50 करोड़ लोगों तक फॉर्म पहुंच गए हैं, 12 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, केरल तमिलनाडु में विरोध हो रहा है, वहां की सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी एसआईआर को लेकर एक याचिका लगी हुई है, उसकी सुनवाई तो ऑलरेडी हो रही है। कहां सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोका है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि चुनाव आयोग के पास अधिकार है एसआईआर करने का। क्या हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाने से अब? देखिए विशाल जी, जहां तक सवाल है वोटर अपडेट तो इसका ये तो होता ही होता है, लेकिन जिस दिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है उसमें क्लियर कट है संविधान के अंतर्गत उसको रोका नहीं जाता। इसी तरह जो हमारी एसआईआर प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन हुआ है, ये नोटिफिकेशन हो रहा है और काम चल रहा है। जहां तक सवाल किसी कोई ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। मैंने पहले भी कहा कि बीएलओ ही एक अथॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर हमारा एईआरओ है, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर है, उसके ऊपर रिटर्निंग अफसर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ये तहसीलदार या एसडीएम रैंक होते हैं, उसके बाद हमारा रिटर्निंग अफसर कलेक्टर है, और कलेक्टर के बाद जो है निर्वाचन अधिकारी, उसके ऊपर हमारा स्टेट का हमारा सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, उसके ऊपर हमारे और भी नंबर खुले हुए हैं, हमारा कंप्लेन के लिए दफ्तर खुला हुआ है, और इनके अपने लेटर हेड पे लिख के दें कि साहब यहाँ बेईमानी हो रही है, या कोई अपने कांटेक्ट के साथ दें। क्यों लेटर हेड पे कि वो कहाँ रहते हैं, क्या किसने कंप्लेंट की, जवाब उस पर जाएगा। मेल भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं, 24 आवर लाइनें खुली है जहाँ पर ये काम चल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है, सिवाय इन लोगों को मीडिया में आके अपोजिशन को कंप्लेन करने के अलावा कोई काम नहीं है, वो वहां पर करते हैं। लेकिन जहां पर इनको अपने बीएलए देने चाहिए क्वालिफाइड, वहां अपने बीएलए नहीं देंगे। इनके पास एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए बार बार ये प्रेस में आके बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के पास बीएलए ही नहीं है? हाँ, लेकिन ये समझिए हमारे ये स्टेक होल्डर हैं, ऐसा नहीं है। जो पार्टी रजिस्टर्ड हो गई इलेक्शन कमीशन के साथ में, उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, वो हमारे स्टेक होल्डर हैं। और अगर ये नहीं होंगे तो कैसे इलेक्शन होगा, और हमारे वोटर नहीं होंगे तो इलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। इसलिए हमें वोटर भी ठीक रखने हैं, वोटर की सुविधाओं को देखना है, हमें पोलिंग स्टेशन उसी हिसाब से बनाने पड़ते हैं। ये जो रिवीजन हो रहा है, इसमें आपको बता दूं, अगर 1000 से 1200 होंगे सही तरीके से पूरे होंगे, अगर ये डेथ हो गई वो हटा दिए गए, माइग्रेट कर गए वो हटा दिए गए, नए वोटर जोड़ दिए गए, इस हिसाब से हमारी वो प्लानिंग होती है, जिसको बोलते हैं पोलिंग स्टेशन। पोलिंग स्टेशन तभी बनता है 1000 से 1200 के 1500 के बीच में, जो एक घरों के पास भी होना चाहिए। हर आदमी वोटर देने के लिए दूर नहीं जा सकता, इसलिए कोशिश की जाती है कि विद इन ½ किलोमीटर या किलोमीटर के अंदर ही उनको दिया जाए। लेकिन इस तरह की बातें करना, सहयोग करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वो दुनिया का चुनाव आयोग है जिसको दुनिया तारीफ करती है, और हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर यही नहीं दुनिया में जाते हैं। मैं भी वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, प्रक्रिया में तो जो गड़बड़ होगी सो होगी। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता को लेकर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए उसे तोड़ने की, वो भी कार्रवाई नहीं होती है। चुनाव की तारीखों से पहले पैसा डाल दिया जाता है लोगों के अकाउंट में, तारीखों के ऐलान के बाद भी पैसा आता रहता है। बिहार में भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए गए। चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था इस बात को। नियम कानून अपनी जगह पर है कि उस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर उससे ठीक पहले भी कोई करता है तो वो नैतिकता तो कोई चीज होती है ना, वो नैतिकता क्यों नहीं दिखती है? विशाल जी, जहां तक सवाल है मॉडल ऑफ कंडक्ट, मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट जो है वो इसलिए बना है आदर्श आचार संहिता, और ये ऐसे नहीं बनती। इसका प्रोसीजर बता देता हूं आपके दर्शकों को, आपके पार्टिसिपेंट को, कि जब भी इलेक्शन किसी स्टेट में होता है या भारत या सेंटर का इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, उस वक्त सारी पार्टियों के
राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया जाता है या उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनके सामने बैठ कर तय क्या होता है। आजकल तो फॉर्म भी एक शुरू कर दिया गया है कि जब चुनाव होगा तो ना किसी की जात पे पात पे ना किसी तरह की पर्सनल अटैचमेंट नहीं उठाए जाएंगे मुद्दे, बल्कि आपको साफ सुथरा इलेक्शन लड़ना है, प्रचार करना है, अपनी पार्टी का प्रचार करिए, अपने प्रोग्राम का प्रचार करिए, उन लाइन के अंतर्गत होता है। अब एक चीज और बता दें कि क्यों नहीं दंड दिया जाता या FIR क्यों नहीं किया। देखिए, अगर हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि मॉडल ऑफ कंडक्ट में अगर कोई उल्लंघन करता है तो साइन करके लिए गया फॉर्म की उनकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है पार्टी की। लेकिन आप देखिए कि जब कोई कंप्लेंट मिलती है, वहां हमारे ऑब्जर्वर होते हैं क्षेत्रों में, वो उनके एरिया के नहीं होते, बाहर के होते हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं और लॉ एंड ऑर्डर के और रेवेन्यू के हैं, ये सब जितने ऑब्जर्वर्स होते हैं, वहां से कंप्लेंट अगर इनको मिलती है तो CEO के थ्रू हमारे यहाँ आती है, उस पर विचार किया जाता है। विचार करने के बाद आपने सुना होगा कि किसी लीडर को 10 दिन के लिए बहिष्कार कर दिया गया कि उनका इलेक्शन कैंपेन नहीं होगा, उनको विड्रा करना पड़ता है। ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उस दिन से नहीं होता। अब अगर इसमें ये टेक्निकल लकुना ये है कि अगर उसकी FIR की जाएगी, FIR के बाद फिर वो जांच होगी, जांच के बाद फिर मुकदमा चलेगा, यानी इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी 10 दिन का या 5 दिन का या 4 दिन का उसको रोका है इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आता है और उस पर रोक लगा दी जाती है इस तरीके से। तो ये तो इफेक्टिव हुआ अभी के लिए, इलेक्शन तक इफेक्टिव हुआ, इलेक्शन के बाद क्या फायदा, वो तो मुकदमे तो बहुत चलते हैं। ठीक, गुफरान अंसारी साहब, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए विशाल जी, यहाँ 3-4 अलग अलग पैनलिस्ट बैठे हैं और वो सब एक ही तरह से बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग में से लोगों को बिठाला है या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बिठाला है। तो मैं अपनी बात कहता हूं और मैं कुछ सवाल छोड़ता हूं, क्योंकि सब एक तरह की बात कर रहे हैं और जो सवाल किया जा रहा है उन सवालों के एक भी जवाब नहीं दे रहे। आपने भाजपा प्रवक्ता महोदया से पूछा कि आप बताइए कि इस तरह से जो SIR में गड़बड़ियां हो रही है, इसके विपक्ष सवाल कर रहा है, तो इसकी कमियां को कैसे दूर करेंगे, कहां देखते हैं। वो बोल रही है कि दिल्ली का उदाहरण देखिए, दिल्ली में 6 बार हार गए, दिल्ली में इतनी बार हार गए, उतनी बार हार गए। अरे, और दूसरा आपने अभी जस्ट पूर्व चुनाव आयुक्त अमीन जी से पूछा कि 10,000 रुपए आचार संहिता के समय में डाल रहे हैं, उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी कि चुनाव के बाद में इस तरह से FIR होती है, ऐसा होता वैसा होता है। वो ये नहीं कह पाए कि चुनावी आचार संहिता जारी थी, 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना था, 1 तारीख को दूसरी किस्त डाली गई। ये सही है या गलत है? आप चुनाव आयोग में अगर बैठे थे तो आप बताइए, ये साफ तौर पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं? कोई राजनीतिक दल ऐसा कर सकता है कि नहीं? आपने इस पर जवाब नहीं दिया। बात यह है कि चुनाव के समय में किसी राज्य से, देखिए अभी आप जवाब मत दीजिए, मैं अभी अपने सवाल करता हूं। चुनाव के समय में किसी राज्य से एक ट्रेन खाली करके, एक ट्रेन बिहार के लोगों की भर करके, या फिर पता नहीं कौन से कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी का गमछा डाल करके हरियाणा से चलते हैं और वो ट्रेन चलती है। हमने तो सुना था कि कोई व्यक्तिगत वाहन भी नहीं कर सकता है और 100 मीटर 200 मीटर के दौरान कोई अपने वाहन से भी, अगर वो हैंडीकैप है तभी जाएगा, नहीं तो सब अपने अपने वाहनों से ही जाएंगे। ये कौन ट्रेन करा के दे रहा है? बिहार के जो लोग पलायन कर रहे हैं उनकी क्षमता है कि ट्रेन करा के जा सकते हैं। तो आप चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कितनी बार देखेंगे? और रही बात, आपने दिल्ली चुनाव की बात करी, हाँ दिल्ली में हमारा अपेक्षाकृत उस तरह का 6 बार आप कह रही हैं, लेकिन हमने 4 बार सरकार चलाई है लगातार, 3 बार शीला दीक्षित जी ने चुनाव जीता। कहां गई थी भारतीय जनता पार्टी उस समय में? ये सब चुनाव कितनी बार जीता, क्या जीता? आप भी तो दिल्ली में, जब मोदी जी का पूरे देश में बड़ा माहौल चल रहा था, दिल्ली में 3 सीटें ला रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरह की बात मत कीजिए, इतना घमंड, इतना अहंकार ठीक नहीं है। रही बात दिल्ली की, आप हरियाणा की बात कीजिए ना। जब हरियाणा में बात की गई, पूरे एग्जिट पोल, पूरी मीडिया कह रही थी हरियाणा में सरकार बदलने जा रही है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अचानक से रिजल्ट आता है और रिजल्ट इतना विपरीत होता है। उसके बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी जी 25 लाख वोटरों का डेटा देते हैं, 5.5 लाख वोटर। ये 25 लाख वोटर का डेटा किसे दिया? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरे पूरे देश को दिखाया है। अरे सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं ये कह रहा हूं, ये 25 लाख वोटर का डेटा किसी को तो सौंपा होगा, अदालत को सौंपा होगा, चुनाव आयोग को सौंपा होगा, किसे सौंपा था 25 लाख? अरे विशाल जी आप कह रहे हैं
देखिए अभी हमने हाल ही में आज तक की एक एंकर का, आज तक न्यूज चैनल है, उसकी एक एंकर का एक बयान सुना कि क्योंकि गुरु नानक जयंती थी, उस दिन हॉलीडे था जिस दिन राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला, चुनाव आयोग उस दिन कोई नहीं बैठता, कोई अधिकारी चुनाव आयोग में नहीं बैठता, पता चला कि राहुल गांधी जी 1 घंटे बाद पीसी करेंगे, पूरा चुनाव आयोग का पूरे अधिकारी अपने कार्यालय में, अपने दफ्तर। तो ये तो अच्छी बात है कि नेता विपक्ष का इतना सम्मान है कि उनकी बात पर उन्होंने सवाल पूछा तो जवाब देने के लिए पूरा चुनाव आयोग आ गया है और सुन रहा होता है। विशाल जी आपने भी बहुत अच्छे से देखी और सुनी होगी और सब देखते हैं, ये आप मत कहिए। और नहीं गुफरान अंसारी साहब, मेरा प्रश्न अलग है, मेरा प्रश्न अलग है। मैं अभी मैं ये कह रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी का सम्मान है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि साहब मेरे पास ये सबूत हैं, तो क्या उस पर एक्शन हो जाएगा या वो सबूत उसे कहीं सौंपने भी पड़ेंगे, दिखाने भी पड़ेंगे? देखिए विशाल जी, मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवाल का कि पहले तो क्योंकि ममता जी ने ये कहा था कि दिल्ली से तुलना कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं अगर तुलना करना है तो जिसके सबूत दिए गए हैं हरियाणा के, उससे बात कीजिए, बताइए कि हाँ। नहीं, फिर मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, ये सबूत आपने किसको दिए हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिखाना, एक प्रेजेंटेशन एक अलग बात है, देश के सामने सबूत चुनाव आयोग को देना या अदालत में जाकर देना एक अलग बात होती है। विशाल जी मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये सबूत घर में कांग्रेस के नहीं बने हैं, ये वोटर लिस्ट, ये डेटा चुनाव आयोग का था। अरे सर, अगर नहीं आपके घर में बने तो जाकर अदालत ले जाइए ना, एसआईआर को लेकर तो अदालत में है। ये डुप्लीकेट वोटर 5.5 लाख डुप्लीकेट वोटर थे और ऐसे लोगों को शामिल किया, सामने लेकर के आए जिनको मृत बता दिया गया और काट दिया गया। तो ये बात कहनी जरूरी थी, पूरे देश को बतानी जरूरी थी। आप बार बार सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी जवाब देता हूं आपको। क्या सर्वोच्च न्यायालय नहीं देख रहा है? क्या देश को नहीं पता है कि बिहार चुनाव के समय में 10,000 रुपए डाले गए और करोड़ों रुपए डाले गए बिहार में, और किन जीविका दीदी के अकाउंट तक में पैसे गए जिनके माध्यम से एसआईआर कराए गए थे? 1,42,000 जीविका दीदी के अकाउंट में से लगभग 1 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए जाते हैं। और वो क्यों जाते हैं चुनाव में? एसआईआर उनके माध्यम से आप करा रहे थे, डेटा कलेक्ट करा रहे थे उनके माध्यम से। तो ये क्या है? ये सब कुछ भाजपा, जिन लोगों ने एसआईआर में गड़बड़ी की उनके खाते में पैसा डाला, इसी तरीके से वोट चोरी होती है। ममता त्यागी। विशाल जी, सबसे पहले तो गुफरान अंसारी जी की मैं एक बात को काउंटर करना चाहूंगी, वो गलत इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर ना बोले। क्योंकि सबसे बड़ी बात बताते, जो ये लोगों को बिहार की महिलाओं को जो राशि पहुंचाई गई या उनको रोजगार के लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया गया। गुफरान जी, मैं आपकी पूरी बातें सुन रही थी, अब मेरी बात गौर से सुन लीजिए। गुफरान विशाल जी, एक एक करके बोले तो गुफरान जी उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। सबसे पहली बात, मैं अभी पहले तो जवाब दे रही थी, इनकी जो महिलाओं को रोजगार के लिए, अवसर के लिए, उनके सपोर्ट के लिए जो राशि उन्हें ट्रांसफर की गई, उनकी लास्ट इंस्टॉलमेंट 6 अक्टूबर को गई। और एक मिनट अरे एक बार वो बोल तो लें, फिर वो आप आराम से रखिएगा ना। अरे मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं ना, मैंने आपको हमेशा पूरा मौका दिया, एक बार वो भी बोल लें अपनी बात। ठीक है, आप बोलिए ममता जी, बोलिए। दूसरी बात उसके नहीं, पर आप मान रही है ना, बीच चुनाव में पैसा गया। आपको महिला के बारे में बात करनी है तो इस महिला का भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं हर एक महिला का जवाब और आपका भी जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप तो वही राहुल गांधी वाली चाल कर रहे हैं कि हाँ बस हंगामा खड़ा करना है, बात अपनी कहनी है, दूसरे की सुननी नहीं है। अब मैं जवाब देना चाह रही तो आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। पहली बात, जब इन्होंने राहुल गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस की थी, हरियाणा में बताया था कि एक परिवार पे 200 लोग या एक घर एड्रेस पे 200 लोग वोटर हैं। उस पूरे के पूरे परिवार ने आके टेस्टिमनी दी कि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक ही परिवार में हमारा घर चल रहा है, और अपने आप को दिखाया भी कि हम ये 200 वोटर हैं और एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। दूसरा, एक अंजलि त्यागी थी जिनका कहा गया कि वोटर कट गया, उसने बाकायदा आकर अपनी वीडियो शेयर की सोशल मीडिया पर कि मेरी वोटर लिस्ट में ये प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई और मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, मेरी चीजों को मिसयूज किया जा रहा है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, इन्हें मैं कंफ्यूज कॉमरेड पार्टी कहती हूँ। क्योंकि कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि अभी भी अपने अंदर नहीं झांकना चाह रहे, बाहर की चीजों पर ला रहे हैं। और रही बात, चीजों को भ्रामक वे में प्रेजेंट मत करिए। कम से कम नेशनल चैनल पर जब बोल रहे हैं तो सोचिएगा, जब चुनाव आयोग के पास अगर वाकई में ऐसा प्रूफ होता कि हाँ ये डिक्लेरेशन या जो अमाउंट है चुनाव की घोषणा के बाद गई, तो एक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं था, इसीलिए एक्शन नहीं हुआ। इसलिए चीजों को ऐसे गलत वे में प्रेजेंट करना बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने दिन और तिथि कौन सी सुनी थी? विशाल जी जरा सोचिएगा,
कि अगले दिन बिहार में इलेक्शन है, वो चुनाव प्रचार करते रहे, सड़कों पर जॉगिंग करते रहे न्याय यात्रा के बहाने, लेकिन उससे पहले उन्होंने उसके बारे में बात नहीं की। सोचिए कितनी गलत मानसिकता के साथ उन्होंने सो कॉल्ड अपना फर्स्ट बम फोड़ने की कोशिश की, जब नेक्स्ट डे बिहार इलेक्शन में जाने वाला है। ये सबसे गलत ढंग था चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाने के लिए। और इनके लिए आदत क्या हो गई है, ये जैन जी का जिक्र करते हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं इन पर प्रश्न उठाते हैं और अपनी चुनाव रैली में सेना तक को कमजोर उठाने वाले प्रश्न करते हैं। तो ये बीजेपी से लड़ते लड़ते, एनडीए से लड़ते लड़ते अपने देश के लोकतंत्र, संविधान, देश और इस पूरी तरह से बर्बाद करने पर डले, क्योंकि इनकी इच्छा क्या है कि चाहे देश में आग लग जाए, लेकिन इन्हें पीएम के पद पे राहुल गांधी जी बैठने हुए नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी जी को कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, लाइटर नोट पे कह रही हूँ, कि उनके नाम में जो राहु है ना, वो कहीं ना कहीं अपनी दशा बदल रहा है और दशा की वजह से भारत के लोकतंत्र को बहुत बड़ी हानि पहुंचाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो किसी भी शिकायत के लिए ना तो कोर्ट का सहारा लेते हैं, ना जो थ्रू प्रॉपर चैनल है। कहते हैं किसी के बच्चा कोई एग्जाम में फेल हो जाता है और रिवीजन के लिए, मार्क्स के लिए कहता है कि मेरे मार्क्स आप चेक कर लीजिए, मैं फेल नहीं हूँ, पास हूँ, तो टीचर भी कहता है कि आप अपने उन क्वेश्चंस को लिख के दे दीजिए जो आपको लगता है मैंने गलत चेक किए हैं। लेकिन इनके अनुसार टीचर भी गलत, वाइस चांसलर भी गलत, यूनिवर्सिटी वाला भी गलत। प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर तरीके से जो जाना चाहिए अशोक जी, जो आवाज उठानी चाहिए वो उठती नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना ही बाकी विपक्षी दलों की तरफ से। इसीलिए जिस निर्णायक मोड़ तक आप लेकर जाना चाहते हैं वो बात वहां पर पहुंचती नहीं है। बिहार चुनाव से पहले भी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए, कुछ बदलाव किए, वो चुनाव आयोग ने मान लिए और फिर उस बदलाव के हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ी। ना तो एसआईआर को रोका गया, ना ही एसआईआर को गलत बताया गया। जी सर, देखिए मैं बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से जनता को फिर दोबारा पुनर्विचार करेगी जनता इस पर। भारतीय जनता पार्टी की कमी क्या है, उसमें हड़पा क्या है, चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया, इसको हमारे चुनाव आयोग के साथी भी गलत नहीं ठहरा पाएंगे। जो प्रक्रिया थी इसमें एक न्यायाधीश होता था और एक सत्ता पक्ष, विपक्ष प्लस कोर्ट, उसको उन्होंने कोर्ट को हटा दिया, सत्ता पक्ष के 2 लोग कर दिए और एक विपक्ष का कर दिया। सत्ता पक्ष के 2 लोग होंगे जब तो ये तो वैसे ही डिसाइड हो गया कि सत्ता पक्ष अपॉइंट करता है। सत्ता पक्ष सरकार अपॉइंटमेंट देती है चुनाव आयोग को, जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो तो एक तरफा काम करेगा ही करेगा। 8-10 हज़ार की बात जो आपने कही, उसका जवाब हमारे चुनाव आयोग के साथ ही नहीं दे पाए हैं। सच्चाई ये है कि विशाल जी जवाब देना चाहूंगी। पहले कोई सुनिए, आप लोग सुनिए बात भाई ना। नहीं, अशोक जी बोल रहे हैं, अभी अशोक जी की बारी है। सुनिए सर, ऐसा है, मुझे भी अधिकार है बोलने का ना पहले तक। मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग ने अपनी आंखों से देखा कि चुनाव के दौरान जबकि आचार संहिता लागू थी, उस समय रिलीज क्यों किया गया, खातों में पैसा रिलीज क्यों किया गया। ठीक है, आप बाद में देते, आपने पास कर दिया था, चुनाव के ठीक पहले एक बिल पास कर दिया था आपने, उसका पैसा कैसे ट्रांसफर हुआ, लाभार्थियों के खाते में पैसा क्यों ट्रांसफर हुआ चुनाव के दौरान, ये देखना चुनाव का काम है। लेकिन चुनाव का आंखें बंद कर लेगा। अपॉइंटमेंट किया गया है जिसके द्वारा, वो कैसे ऐसा अदा नहीं करेगा अपना। ये प्रक्रिया गलत हुई है, ये देश सब खिलवाड़ हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और संवैधानिक संस्थाओं को अपने जेब में किया गया है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये हम जानते हैं। इसी आधार पर हमने कहा है हमको चुनौती है हमारे सामने चुनाव आयोग की चुनौती है। उस चुनौती का सामना हमको करना पड़ेगा। हमको अपने जो है पीढ़ी पैरी बिठाए गए हैं, इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश में कि वहां पर गड़बड़ी नहीं करने देंगे आपको। हम पूरी ताकत से झोंकेंगे, अपनी पूरी ताकत, और आपसे लड़ेंगे, चुनाव आयोग से भी लड़ेंगे और जनता से जा करके मुद्दों को उठाएंगे। अदालत नहीं जाएंगे का मुद्दा है, अदालत नहीं जाएंगे जी, सबसे लड़ेंगे, लेकिन अदालत में जाकर सबूत दिखाकर नहीं लड़ेंगे। आवश्यकता अगर आवश्यक नहीं तो और कैसे आवश्यकता पड़ेगी। आप कह रहे हैं हम सारे चुनाव हार रहे हैं, इसी वजह से हार रहे हैं, तो अब और कब आवश्यकता पड़ेगी। अरे सर, हमारी बात का ध्यान नहीं दिया आपने। जब सर्वशक्तिमान कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव आयोग को अपने जेब में कर लिया है, ऐसी हालत में जो सामने चैलेंज है उसको हमको जनता के आपके पास पक्के सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्या कर लेगा कोई। का मुद्दा आपके पास पक्के सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है या नहीं है। हम अच्छी बात कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं सर। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आरक्षण का हक मारा जा रहा है, किसान त्राही कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तमाम समस्याएं, स्वास्थ्य समस्या है, शिक्षा समस्या है, आज तमाम समस्याएं हैं। उस आधार पर जनता में जाएंगे और एसआईआर का भी मुकाबला करेंगे।
हमारे कार्यकर्ता यानी अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी सारी चीजों की खिचड़ी पक गई है, क्लैरिटी नहीं है आलोक जी। जब अदालत जाना ही नहीं, सबूत दिखाना ही नहीं, तो फिर रैलियां करके रामलीला मैदान में हासिल क्या होगा? क्या हासिल होगा इससे? विशाल जी, और एक और बड़ी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, एसआईआर का मुद्दा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इस पर कई बार सुनवाई कर चुका है, उसमें कई बदलाव करने के डायरेक्शन दे चुका है, वो बदलाव चुनाव आयोग भी कर चुका है। अब नया क्या है ये जानना है मुझे। तिवारी जी तो कह रहे हैं कि अब सर्वोच्च न्यायालय भी डर जाएगा। इंदिरा गांधी से इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं डरा, इतनी ताकतवर प्राइम मिनिस्टर थी, और उनकी संस्था रद्द कर दी थी किस बात में? कि वो फर्जी मतदान करवा रही थी। जितने वोटर थे बूथ में उससे डबल वोट डलवा दिए थे इंदिरा गांधी ने, इसीलिए तो कटे थे। भाई कांग्रेस तो जानती है कि फर्जी मतदान कैसे होता है, उनका प्राइम मिनिस्टर की संस्था जा चुकी है। दूसरी बात आपको समझना होगा, बिहार में लगभग 1,87,00,000 वोट विपक्ष को मिले, उनमें महिलाएं भी शामिल है। वो 10,000 रुपए का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। 1,87,00,000 मत मिलने में 10,000 रुपए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी तो मत मिले। नहीं तो फिर अगर 10,000 रुपए से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो फिर जो 1,87,00,000 विपक्ष को मत मिले ये भी ना मिलता। बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटाइल आरजेडी को मिला, उसमें 23% मत प्राप्त किया, तो उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो अगर 10,000 की हवा में बिहार बिक गया, तब तो फिर बीजेपी को तो 243 में 243 जीतना चाहिए, इन सबको शून्य वोट मिलना चाहिए महिलाओं का। तो ऐसी बात ना कहें जिससे कि फिर ये लगे कि आपकी हार का कारण का विश्लेषण तो ये है कि बिहार में एक योजना आई, महिलाओं को रोजगार देना था, 10,000 रुपए की किस्त चली गई तो बिहार चुनाव जीत गए। अगर इस तरह से चुनाव जीते जा सके तो हर पार्टी चुनाव के पहले 10-10, 20-20 हजार डाल करके चुनाव जीत लिया करेगी। तो वो बात कहिए जो हजम हो जाए। दूसरा, आरजेडी के एक नेता अरुण कुमार है, सर एमएलसी है, उन्होंने कहा अगर मतदान में कुछ गड़बड़ हुई और यानी हम हारे तो जिंदगी कर देंगे। आपको पता है कि बिहार में उसके बाद कितनी सख्ती करनी पड़ी, मुख्यमंत्री आवास से लेकर हर जहां पर भी वोटिंग हो रही थी वहां प्रशासन को ज्यादा सख्ती करनी पड़ी कि ये जिंदगी करने की धमकी दे रहे थे। तो आप चुनाव हार जाएंगे तो आप जिंदगी की धमकी भी देंगे। बाकायदा बिहार में धमकी थी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाना पड़ा इलेक्शन कमीशन को। तो इस तरह से धमकी दे करके जेनजी जिन्हें कहा जा रहा है, वो युवा वोटर भी वोट करने जाते हैं, वो भी देख रहे हैं अपनी आंखों से क्या हो रहा है। मेरा सवाल अब मोहम्मद अमीन साहब आपसे है, जो विपक्ष कह रहा है कि असली काम तो तब हो गया जब इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है, इस प्रोसेस को ऐसा बना दिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर सरकार की जेब में है, क्योंकि उसे अपॉइंट सरकार करती है। तो जैसा उसे कहा जाएगा, जो डायरेक्शन ऊपर से मिलेगा वो ऐसे ही तो चलेगा। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। इनके सिलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में याद होगा 51 से लेके और 14 तक कोई भी अपोजिशन लीडर को नहीं बुलाया जाता था। 3 नाम लिए जाते थे और 3 नाम भेजे जाते थे, प्राइम मिनिस्टर उसमें एक पे अप्रूव कर देता था, 1, 2, 3 में जो भी पसंद करता था अप्रूव कर देता था। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इन लोगों ने शोर मचाया, तो शोर मचाने के बाद क्या हुआ कि सीजीआई ने कहा कि आज तक, आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उसने कोई भी नियम कायदे कानून नहीं बनाए सिलेक्शन के लिए। बीच में भी एक आध सरकारें आई, लेकिन उन्होंने भी नहीं कि उसको ध्यान दिया। और अब आपको जो है, जब तक कि इंटरिम मैं रिलीफ देता हूं कि मैं भी एक मेंबर हो जाता हूं, सीजीआई ने कहा, उसमें अपोजिशन लीडर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, चेयरमैन और सीजीआई होंगे, और आप अपना कानून बनाइए उनके सिलेक्शन का। तब उनके सिलेक्शन का कानून बनाया गया। अब ये बताइए, जब एलओपी है उसके अंदर, तो क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनका जब चुनाव हुआ है? आप मुझे जवाब दीजिए। तो इसके माने एलओपी भी मिले हुए हैं, ऐसा नहीं। पहले तो ये मुझे लगता है कि आपने जो पहली बात कही वो ज्यादा जरूरी है गुफरान अंसारी। वो ये कह रहे हैं 2014 तक तो कैसे होता था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, कैसे होती थी? 3 नाम भेज दिए, प्रधानमंत्री ने अप्रूव कर दिया, बन गए इलेक्शन कमिश्नर। अरे ये डिबेट हो रही है सर, डिबेट हो रही है। मेरा इन बिटवीन सवाल है मतीन साहब से कि सीजीआई है उसमें कमेटी में? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न मैं ले लेता हूं मोहम्मद अमीन साहब से।
पर मेरे प्रश्न का भी तो जवाब दे दीजिए जो उन्होंने पहले पूछा कि 2014 तक अप्रूव कैसे होते थे, इलेक्शन कमिश्नर बनता कैसे था, कोई क्या प्रक्रिया थी, बता दीजिए। ये मेरा सवाल तुरंत में जवाब दें इसका। सीजीआई है कि नहीं है? सीजीआई है कमेटी में सर? अंतरिम व्यवस्था में परमानेंट व्यवस्था में नहीं था, बताया तो उन्होंने। देखिए विशाल जी, आपने कहा सीजीआई। अच्छा, सब एक साथ ना बोले, एक प्रश्न पूछा है सीजीआई है या नहीं है, अभी की प्रक्रिया क्या है? एक सेकंड, अभी की प्रक्रिया क्या है, सीजीआई है या नहीं? मोहम्मद अमीन साहब पहले समझा दीजिए। एक सेकंड मोहम्मद अमीन साहब पहले समझा दीजिए। टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं। एक सेकंड सर, आपका ही सवाल का जवाब ले रहा हूं मोहम्मद अमीन से। जी, सरकार ने अपने नियम कायदे कानून नहीं बनाए थे कि किस तरह से चुनाव आयुक्त का चुनाव किया जाए। जब नियम कायदे कानून बन गए तो उसमें सीजीआई हट गए। क्यों? कि कल को कोई केस होता है चुनाव आयुक्त के बारे में ही, तो अगर वो कोर्ट में जाएगा तो वो हियरिंग होती है सीजीआई के सामने। तो कैसे होगी सीजीआई? मान लीजिए आपको इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से कोई दिक्कत है, आप अदालत में उसको चैलेंज करते हैं, तो आप चैलेंज करेंगे आप किसे? क्योंकि वहां तो सीजीआई खुद ही चुनने के लिए बैठे हुए थे। गुफरान अंसारी साहब, देखिए आप यहीं पर खेल खेल दिया भाजपा ने, एक सेकंड गुफरान अंसारी साहब की बारी है, एक बार वो बोल लें। गुफरान अंसारी जी, मैं आपने जो बार बार कहा और ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद अमीन जी चुनाव के पूर्व अधिकारी है या आयोग में रहे हैं, ये बार बार इनसे सवाल किया जाता है तो ये बार बार कुछ और सवाल खड़ा कर देते हैं। जवाब ये दीजिए कि जब ये व्यवस्था थी कि सर्वोच्च के चुनाव आयुक्त का जब चुनाव होगा तो उसमें सीजीआई बैठेंगे, नेता विपक्ष होगा और सरकार का आदमी होगा, लेकिन आपने क्या किया? चुनाव सीजीआई को बाहर कर दिया गया और आपने गृह मंत्री को अंदर कर लिया। आपने अपने 2 वोट बढ़ा लिए। आप मोदी जी भी है और अमित शाह जी भी है और नेता विपक्ष को रखा हुआ है, और चुनाव आयुक्त चुनाव किसका किया? आपने। गुफरान अंसारी साहब सुन तो लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं सीजीआई जब खुद उसमें थे, वो एक इंटरिम ऑर्डर था, वो इंटरिम ऑर्डर था कि आप एक व्यवस्था बना लीजिए, तब तक मैं रहूंगा। कौन है आप ये बताइए? क्या ज्ञानेश कुमार जी को जो कोई चॉइस है देश की, ज्ञानेश कुमार जी लाए? अरे वही तो प्रश्न है गुफरान अंसारी साहब, गुफरान अंसारी साहब, और जब एक सेकंड सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे आदमी से चुनाव प्रक्रिया चलवाई। वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे आदमी से अभी की सवाल किया गया कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। एक सवाल जो मैंने पूछा, आपके सारे सवालों के सर जवाब ले लिया, आप एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे ये पूछता हूं, आपने आपके सारे सवालों के जवाब में ले रहा हूं, आप एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। ये एक फोटो चंडीगढ़ की है, ये चंडीगढ़ मेयर के चुनाव के समय की है। ये इसलिए दिखाया गया, ममता जी को, ममता जी इस तरह से चोरी होती है, कैमरे के सामने चोरी की जाती है। थोड़ा मौका दीजिए, मैं बस थोड़ा सा ठीक है। आप इतने से प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे कि 2014 तक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे हो रही थी, आप इतने से प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, ममता जी पार्षद की चुनाव नहीं कराता। ममता जी की बारी है, प्लीज ममता जी की बारी है। विशाल जी, मैं मोहम्मद अमीन जी की बात को थोड़ा सा एलॉबरेट करूंगी। सुप्रीम कोर्ट में एक बात डिस्कस की और एक डिस्कशन हुआ 2022 का, उसमें कहा गया कि 2004 के बाद किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो हिंदू का यह आर्टिकल है, कांग्रेस प्रवक्ता सपा प्रवक्ता इससे गौर से पढ़ लें कि उससे पहले कभी भी कोर्ट का सीजीआई या कोई भी व्यक्ति इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोई भी रोल प्ले नहीं करता था। तो हियरिंग इस बात पर हुई कि आखिर कोई भी अपना इस जो कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पा रहा, तो हम इसके लिए कोई व्यवस्था डेवलप करें। तब ये एक सजेशन आया था, इंटरम एक प्लान बनाया गया कि ऐसा कर लिया जाए। लेकिन उसके बाद में जब गवर्नमेंट ने अपनी एक पूरी प्रणाली लिख कर दी थी कि हम अपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको इस तरह से निर्धारित करेंगे, तो सीजीआई उससे बाहर हो गई। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस तो सबसे ज्यादा भ्रम फैला रही है, वो यह फैला रही है कि जैसे यूपी के गवर्नमेंट में सीजीआई उसमें थे और हमने बाहर कर दिया। तो इन्हें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि सीजीआई कभी भी ईसीआई के यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में नहीं थे, उसका पार्ट नहीं था। वहां पर एक डिस्कशन हुआ था, सिर्फ ये डिस्कशन
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना पूरा टेन्योर क्यों नहीं करवाते, आखिर गवर्नमेंट बार बार उन्हें ठीक है, जल्दी ठीक क्यों बदल देती है। ये मुद्दे तो उठाए जाने चाहिए, इन पर सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, इनके जवाब देश की जनता को जरूर पता होने चाहिए। और इसलिए हमने भी कोशिश की कि विपक्ष ने जो सवाल पूछे हैं उस हर सवाल पर आज चर्चा हो पाए। समय की मर्यादा है, यहां मुझे रुकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।